कि इन सारी बातों पर फौज के एक अफसर से बात की जाए। मैं आज आपको एक बहादुर परिवार के फौजी अफसर से मिलवाता हूं जो पति पत्नी दोनों फौज में हैं। पहले कर्नल हैं जो पति पत्नी एक साथ एक डिपार्टमेंट में हैं, कर्नल अमित कुमार जिन्होंने अपनी सेवा पूरी करने के बाद वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया और अब फौजी अफसरों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं लॉ करने के बाद। फौज के तमाम बड़े अफसरों को वो उनके जो मुद्दे हैं उससे सुप्रीम कोर्ट में वो ले जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो आज मैं अमित कुमार जी के पास आपको ले चलता हूं। बहुत शानदार बातें की हैं उन्होंने। मेरी रिक्वेस्ट है पूरा ट्रू सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा, मुझे बताइएगा कि अमित जी की बातें आपको कैसी लगी। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका कर्नल अमित कुमार जी। आप जैसे फौजी अफसर से जब बात करता हूं, फौज के किसी भी आदमी से बात करता हूं, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। भारत की फौज ऐसी है जिसपे हर भारतवर्ष के आदमी को नाज है। फौज हमारे देश का आन मान शान है, हमारा स्वाभिमान है। जब हम लद्दाख में सियाचिन में -16 डिग्री -20 डिग्री में खड़े एक जवान को देखते हैं जिसके हाथ पैर गल रहे होते हैं, लेकिन वो हमारा और हमारे परिवार सुरक्षित है इसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था, सीना चौड़ा हो जाता है। मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहता हूँ। मैंने देखा है आमतौर पर मैं लेट उठता हूँ, लेकिन कभी कहीं जाना होता है सुबह जल्दी उठा तो मैंने जाड़ों के सुबह 4 बजे मैंने नौजवानों को रेस लगाते हुए देखा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे राजस्थान में, बिहार में हजारों लाखों लोग बच्चे सुबह सुबह 4 बजे उठ के कसरत करते थे क्योंकि फौज में जाना उनका सपना होता था। फिर अचानक एक अग्निवीर योजना आ गई जिसमें सिर्फ 4 साल में बच्चों को लाके उनको वापस घर भेज दिया जाता और दुर्भाग्य से कुछ अग्निवीर शहीद भी हो गए। लेकिन फिर ये खबर आई कि उनको सैल्यूट तक देने के लिए जिले के अफसर नहीं गए, उन्हें पेंशन नहीं मिली और अब कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में ये कहा है कि अगर वो सरकार आती है तो अग्निवीर योजना बंद कर दी जाएगी। तो मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ अमित जी, क्योंकि आप फौज के उन बहादुर लोगों के अब अवकाश लेकर सुप्रीम कोर्ट में आप उनकी वकालत करते हैं, फौजियों की तरफ से लड़ाई लड़ते हैं, फौजियों के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, तो पूरे देश भर के फौजियों से आपका संपर्क रहता है। अग्निवीर योजना को लेकर फौज में काम कर रहे लोगों का और फौज के बाहर जो लोग फौज में आना चाहते हैं उस योजना को लेकर उनका क्या मत है और आपका क्या मत है? मैंने आपको याद होगा कि सबसे पहला इंटरव्यू जो मेरा हुआ था, आपने जो लिया था आई थिंक 1 साल 1.5 साल पहले, उसमें इसी विषय पे हमने बात करी थी और ये सारी चीजें मैंने बताई थे आपको उस समय कि क्या क्या चीजें और क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ेगा और वो फेस कर रहे हैं। अग्निवीर को कोई भी फौजी आदमी अच्छा नहीं बोलेगा। दबाव है, प्रेशर है, क्योंकि वर्क कमांड के अंदर में करना पड़ता है तो खुल के नहीं आ सकता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हमारे जैसे वेटरन्स हैं जो बैठ करके आपको बता सकते हैं, इन्होंने देखी 21 साल फौज की किस तरह चलती है फौज। तो अग्निवीर का जो डिसीजन है वो गलत है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इनफैक्ट अब आप देखो नेपाल का जो बंदे हैं इन्होंने रिक्रूटमेंट में अपना पार्टिसिपेशन बंद कर दिया। अब आपने एक एंट्री जो है ना वो खोल रखी है जो कहीं भी हमें नेशनल सिक्योरिटी पे एक खतरा प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि वो बंदे वहां हैं पेंशन वाले और आप उनके बंदे आ नहीं रहे। आपने पीएलए को उधर जो चाइना है बैठा हुआ, आपने उसको एक हाथ दे रखा है जिसपे वो इस सिचुएशन का फायदा उठा सकती है, एक्सप्लॉइट कर सकती है उस सिचुएशन को। अग्निवीर में मैंने पहले भी बताया था, रिपीटिशन होगा लेकिन मैं फिर से बता दूं। अग्निवीर योजना में हम फौज में बंदे क्या चाहते हैं? नेशनल सिक्योरिटी की बात जब आती है, जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो आपको वो बंदा चाहिए जिसका जज्बा है। और मैंने हमेशा बोला है जज्बा एक दिन में नहीं डेवलप। और क्लाइमेटिक कंडीशन की बात भी मैंने बोली थी कि ये देश जो है इसमें 5 क्लाइमेटिक कंडीशंस है। आपके एरियाज टेरेन अलग अलग है, आपको हर हालात में फाइट करना है। और ये मैंने केवल एक छोटी सी उस यूनिट की बात की जहां पे ज्यादा एफर्ट नहीं करना। आप बात करिए एयरफोर्स की, नेवी की, जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे मशीनें हैं। तो ऐसे अगर आप सबको मिला के देखेंगे और आज अगर यही बंदे बिना कोई ट्रेनिंग के, फिजिकल फिटनेस के या हथियारों के, वेपन के जानकारी के अभाव में, ये बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा, जब तक वो बंदा ट्रेन होगा तब तक उस बंदे का आने का टाइम हो गया। अभी तो स्टार्ट हुआ है, 2 साल हो गए हैं, बंदे भी वापस आ रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ लोगों के इंटरव्यू आप लोगों ने भी देखे होंगे। लेकिन माहौल सबसे ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर है? जो जूनियर लेवल के कमांडर्स हैं, जो बेचारे गवर्नमेंट का प्रेशर है कि भाई आपने एक योजना दे दी, अब आप उसके पीछे पड़ गए
तो हर आदमी को उसी हिसाब से चलना है। खुल के बोलना बहुत जरूरी है। जहाँ देश की सुरक्षा की मुद्दा आता है ना, वहां पे आदमी को खुल के बोलना बहुत जरूरी है। अगर योजना ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है। आपको जो योजना बनानी है एज ए गवर्नमेंट आप करिए, बट एक्सपेरिमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस में ना करिए। मैं बार बार यही बोला था, इसको करना है तो आप या तो जो बंदे आप निकाल रहे हैं वो बंदे आप उनको श्योर शॉट बोल दीजिए कि पुलिस फोर्स में जाएंगे, बीएसएफ में जाएंगे, सीआरपीएफ में जाएंगे, और ट्रेंड बंदे उनको आप दे रहे हो, तो आपकी बात भी हो जाती और प्लस बाकी जगह चले आते, या फिर सिविल महकमे में जाना चाहता है वहां जाएंगे ट्रेंड बंदे। अब ये बंदे का मैंने तो ये तो बता दिया कि फौज के लिए ठीक नहीं है। एजुकेशन में देखिए आप, 4 साल आपकी एजुकेशन का जो मेन स्ट्रीम है उससे हट गया। मेन स्ट्रीम से हटने के बाद में अभी वापस वो दोबारा तो पढ़ाई नहीं करेगा ना, और कंपटीशन इतना टफ है, आसानी से नहीं वो उस लेवल पे आकर के अपने जो दोस्त को छोड़ के गया था, अपने जो साथ वालों को छोड़ के गया था वहां, उसको लेवल पे आके कंपटीशन को मैच कर ले, नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं। तो आपने एवेन्यूज क्या छोड़े, एवेन्यूज इसमें। दूसरा जो अभी मुद्दा उठा था, काफी दिनों से देख रहे थे हम लोग, कितना बड़ा मुद्दा उठा ये, जो बंदे वही काम कर रहे हैं इक्वल वर्क और इक्वल पे की, जो मैंने कोर्ट में भी बात की थी कि सेम रिस्क ले रहा है बंदा, सेम तरीके से वो हो रहा है, लेकिन जब उसको सारे के सारे बेनिफिट्स देने की बात होती है तो बेनिफिट्स मिल नहीं रहे उसको। बेनिफिट्स आप बताइए कहाँ से बेनिफिट्स है? वो बेनिफिट्स है जहाँ पे एक बंदे को सारे जीवन भर पेंशन मिलती है और इसको केवल एक बार का लमसम अमाउंट दे दिया आप मरने के बाद में। ये सब चीजें जो है, इस पे आप जब आप देश की, आप देखिए आपकी इंडियन आर्मी आज भी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, जो भी यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं आपकी, आज भी रेस्पेक्ट क्यों दी जाती है? क्योंकि इनकी ट्रेनिंग, इनको सिखाना, ऑफिसर जो है लीड करता है एग्जाम्पल के साथ, एक तरीके से हम इनको तैयार करते हैं डे टू डे, वो जज्बा पैदा करते हैं डेली, धरती से लेके अपने अपना देश से लेके फिर अपने प्लाटून, अपने कंपनी, अपना बटालियन, अपना ब्रिगेड, इन सब से लेकर के हम हर जगह एक यूनिटी और एक बॉन्डिंग बनाते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। और यूनिट में, बॉन्डिंग में हमें शर्म नहीं रहती कोई भी काम करने की, चाहे वो लंगर के में काम करना हो उसमें, क्योंकि हमारा एक टीम वर्क होता है। या आप कोई सफाई का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप रह रहे हैं, आपको कहीं से कोई बंदे थोड़ी मिलते, टॉयलेट भी साफ करना है, बैरक्स भी साफ करने हैं, और खाना भी बनाना है, खाना देना भी है, कई सारे मैटर्स है, वेपन की सफाई करनी है, सीखना है, ये सारी चीजें हैं और चैलेंजेस है। और अब आज की डेट में गवर्नमेंट का फैसला आपको भी मालूम है, कोर्ट ने अपनी तरफ से वही चीज बोली जो उसको बोलना था कि भाई पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और 2-3 मुद्दे ऐसे थे जहां पे मैं सोचता था शायद कोर्ट इसको ध्यान देगी, जिसमें इक्वल वर्क और इक्वल पे की बात थी, जहाँ पे ऐसा हो रहा है, बट उसको भी पॉलिसी में डाल दिया। उसके बाद देखिए आप डिसेबिलिटी पे, एम्पेयरमेंट रिलीफ पे देखिए, नई डिसेबिलिटी, सारी चीजें खुद मिला करके केवल फौज के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है सर। हमको एक बार में पहले आप एक जगह सीएजी की रिपोर्ट मंगाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, जब मैंने आरटीआई डाली तो सीएजी ने बोला कि हमारे पास ये डाटा नहीं है, और एक जगह सीएजी रिपोर्ट निकाल के दे रही है कि ये इतने सारे ऑफिसर्स हैं, इतने सारे जवान हैं, ये सारे के सारे डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। भाई कैसे रिकॉर्ड मिल गया? इधर आप एक तरफ बोलते हो कि आपके पास बाकी जगह के रिकॉर्ड्स नहीं है। मैंने एक जगह आरटीआई में पूछा, ये जितनी इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन होते हैं, इनके पैसे जो आप दे रहे हो ये कहाँ से, इसका कुछ लिखा हुआ है कहीं पे? आप जो वकीलों को, आजकल लीगल करप्शन कितना है, आप वकीलों को पैसे दे रहे हो केसेस में, केसेस खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं, कई सारे मैटर्स पेंडिंग क्यों सुप्रीम कोर्ट में? इसका जवाब आता है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, जबकि आपके बजट में आप कितना पैसा कहाँ जा रहा है आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो कुल मिला के मतलब आई एम नॉट हैप्पी। और अग्निवीर का ये हटेगा वापस, इनको हटाना पड़ेगा, इनके पास कोई और वो तरीका नहीं। मे बी अभी धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक बात। मैं ये पूछना चाहता हूँ अमित जी, चूंकि आप इतने काबिल अफसर रहे हैं, फौज में आपने बहुत शानदार काम किया, आप और आपकी पत्नी दोनों अफसर रहे हैं, और अब आप रिटायर होके भी फौजियों की इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके हिसाब से अग्निवीर योजना लाई क्यों गई होगी? क्या इसके पीछे कारण क्या होगा, क्या सोच होगी, क्यों लाई गई होगी योजना? मेरा ओपिनियन भी, नरावने साहब ने भी इंटरव्यू का अपना बाद में एक लाइन लिखी थी अपनी किताब में, उनकी किताब अभी तक रिलीज नहीं, और उन्होंने भी यही बात बोली थी। जनरल रावत साहब के टाइम पे भी ये चीज उठी थी। मुझे समझ में नहीं आया कि एकदम से अचानक से 1 महीने के अंदर सब कैसे हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो डाउट क्रिएट करती हैं कि भाई ये योजना पे एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ, ये योजना कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने बात की, फीडबैक कहाँ लिए गए? ये योजना तो टॉप से नीचे आई है ना, बॉटम, नीचे से तो गई नहीं है। जब भी कोई बड़ी योजना आप फौज में चेंज या सुधार की बात करते हैं ना, तो आप नीचे लेवल पे पहले पेपर्स होते हैं जिसमें आप पूछते हैं जवानों से, जैसे उससे, आपके मेजर साहब से, क्योंकि इन लोगों को लड़ना है फौज। बट यहाँ तो केवल एक आदेश आया कि ऐसे करो। मुझे जहां तक लगा, जो मेरा अपना ओपिनियन है वो यही है कि भाई 4 साल तो रिक्रूटमेंट नहीं हुए, वो पैसा ट्रेनिंग का पैसा, प्लस अभी जो कट ऑफ कर रहे हैं ये धीरे धीरे एक
ये चाह रहे हैं कि गार्डिंग सिस्टम बना दें फौज को। इसमें कुछ तो है, मतलब अगर इसको चेक और जांच की जाएगी, जब जाहिर बात है जब कोई बंदा निष्पक्ष रूप से इसको देखेगा, चेक करेगा, जांच करेगा, तो अपने आप चीजें आएंगी सामने। और मेरे जैसा आदमी अगर इसकी जांच करेगा तो सबसे पहले पूछेगा ये पॉइंट कहाँ से आया, और अगर पॉइंट आया किसी के दिमाग में तो इसका फीडबैक आपने नीचे लेवल पे भेजा, वो फीडबैक कहाँ है सारे, क्यों नहीं दिखाया इन्होंने कोर्ट में? कोर्ट में इन्होंने कुछ नहीं दिखाया, कॉन्फिडेंशियल का नाम लगा देते हैं। कहीं भी कोई चीज पे निष्पक्ष होनी है भाई, देश की सुरक्षा की बात है, हर एक आदमी को देखना जरूरी है। हमने क्या मांगा? हमने मांगा कि भाई क्या स्टडी किया आपने, कौन सी स्टडी लेके आ गए? जहाँ की आप स्टडी कर रहे हो इजराइल और बाकी फोर्सेस की, यूएस वगैरह, वहाँ वन क्लाइमेट कंडीशन है, वहां तो कोई खतरा ही नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान चाइना से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, 3 जगह से घिरा हुआ, और यहाँ तो कई सारे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का अलग, जम्मू कश्मीर का चल रहा है। तो हमारे जो डायनेमिक्स है और बाहर की डायनेमिक्स में बहुत डिफरेंस है। यू कांट अप्लाई दैट डायनेमिक्स हियर। तो इसलिए जब आप कुछ कर रहे हो नया, तो आप एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ आप नीचे के बंदों को भी दो ना। कितने सारे युवक हैं जो हमारे देश के, जिनके अंदर जज्बा था, वो मतलब मैं कैसे बात करूं, ज्यादा ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर, जब मैं बात करता हूँ किसी भी नवयुवक से या फौजी, कोई भी जो चाहता है एस्पिरेशन जिसके अंदर है ज्यादा, थोड़ा सा खराब लगता है। मेरी फौज है, मैं आज भी पेंशन ले रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ भी नहीं बोल सकता, लेकिन जो चीजें हैं उनको तो मुझे क्या है, या तो मैं ट्वीट पे कमेंट करूंगा, ट्विटर का सहारा लूंगा लोगों की आंखें खोलने का। लाइफ तो एक ही बार मिली है, और इस फौज में दी है, आगे इसी के लिए देंगे और बोलते रहेंगे। जब जरूरत होगी कोर्ट तक भी जाएंगे, मुझे मालूम है मेरी ड्यूटी इनके लिए है और मैं करूंगा। बिल्कुल ठीक बात है अमित। सबसे दुर्भाग्य यह है कि अगर कोई बात उठाओ तो कुछ लोग हैं वो तुरंत कह देते हैं तुम तो राष्ट्र विरोधी हो, तुम सेना पर सवाल उठाते हो। सवाल सेना पे तो कोई नहीं उठाता। ये मैंने अभी, आप उस पर बात कर रहे हैं जो मैंने एक ट्वीट किया हुआ था, जिसपे मैंने बोला था कि जब नरवणे साहब ने इस पे टिप्पणी की थी, तो मैंने उसको बोला था, रवि जी ने उसको बहुत अच्छा हाईलाइट किया था इस पॉइंट को। वो बात बिल्कुल सही है, मैं जो देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, और ये सारे जितने बंदे देख रहे हैं वही देख रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ, भाई मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ भाई, मैं हर बार बोलता हूँ, आप हर एक सिटीजन को पार्टी के बेस पे कैसे लगा देते? कोई भक्त, कोई अनभक्त, पता नहीं क्यों मेरे को क्यों डाल रहे हैं आप? भाई एक नागरिक जो है नागरिक ही रहेगा, नागरिक का अधिकार है क्वेश्चन पूछना। और नागरिक क्या, कोई भी बंदा अगर किसी और मानसिकता का हो, कांग्रेस मानसिकता का हो, सपा का हो, किसी भी मानसिकता का हो, क्वेश्चन तो उसके आप लेंगे ना, वो भी तो देश का नागरिक है। ऐसा थोड़ी है कि वो केवल मानसिकता ऐसी तो देश का नागरिक नहीं रहेगी। भाई मेरा देश मेरे लिए है, मैं ठीक है, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है आपसे, लेकिन मेरा देश प्रेम तो आपके जैसे ही। और आप मेरे देशद्रोही कैसे? देशद्रोही इन द सेंस कि मैं एंटी नेशनल के नहीं हो सकता ना। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं मैं एंटी नेशनल, वो ध्रुव राठी इतना साफ तरीके से लेके आ रही है चीजों को, उसको भी कोई अलग अलग टिप्पणियां उसके बारे में बोल रहा है। एक लड़का है, उसको एक ने मुसलमान बना दिया, कोई जर्मन शेफर्ड। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों की सोच से कि कोई बंदा जो जागरूकता की बात कर रहा है, आंसर क्यों नहीं दे रहे उसकी बात का? ना बजाय आंसर देने के कैरेक्टर एसोसिनेशन पे आ जाते। मेरे साथ भी यही करेंगे, करने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कैरेक्टर एसोसिनेशन करना शुरू कर दो, जो बंदा सच या क्वेश्चन पूछना शुरू करता है वो, बस मुझे ये खामियाजा लगता है। अरे भैया हम भी नागरिक हैं, और इस देश में हमारा हक है, जिंदगी यही जी है, देश के लिए बोलते रहेंगे, देश के लिए लड़ते रहेंगे, डर नहीं लगता, कुछ भी करना है। बिल्कुल तो याद है अमित जी, ये देश तो ऐसा है जिस देश पे 1000 आदमी 1000 जन्म लेके 1000 बार कुर्बान होगा। भारत इतना महान है और फौज उससे भी ज्यादा महान है। लेकिन अगर अग्निवीर पे सवाल उठा रहे हो तो फौज पे सवाल नहीं उठा रहे हो, उस सिस्टम पे सवाल उठा रहे हो, कह रहे हो कि पैसे नहीं है पेंशन देने के लिए। इस देश मेरे पास इतने फोन आए ना संजय जी, मेरे पास फौज से ही फोन आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से आ जाऊंगा, मैंने भी स्टडी की है, मैंने ऑफिसर से भी बात की, जवानों से भी बात। कोई बोल नहीं सकता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं। इंटरनली एवरीबडी नोस वेयर दे हैव गॉन रॉन्ग। आने वाले टाइम में पता लगेगा ना, 4 साल का जो गैप आप देते जा रहे हो, इस गैप में तैयारी क्या कर रहे हो? और सबसे ज्यादा नुकसान फौज को है इसका। अगर कोई अच्छा ट्रेंड बंदा है जिसको फौज चाहेगी लेना, वो बंदा छोड़ के चला जाएगा। उसको लगेगा नहीं यार, मैं ये अपनी प्रतिभा यहाँ पे क्यों रखूं, कहीं और जाके करूं। पहले तो 20 साल तक हमारे पास रहता था, 14 साल तक। बट ये सब चीजें, अग्निवीर एक कभी भी मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ये देश के खिलाफ, युवकों के खिलाफ है। ठीक है, आप बेरोजगारी को दिखाने के लिए, और ये जो लोग बोलते हैं ना बीच में कि अरे बड़ा अच्छा पैसा मिल रहा है, यार तुम्हारी पेमेंट का पैसा मिल रहा है। एक बार थोड़ा दिमाग को लगाओ कि कौन सा पैसा किसको मिल रहा है। सिपाही की पे से तुलना करो, सारे एमोलमेंट्स को देखो, तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारा पैसा काट के तुम्हारे पास मिल रहा है। इट इज नॉट ए रिवॉर्ड। और जो है अमित जी, जब इंटरव्यू किया था हम लोगों ने अग्निवीर का किया, मेरे पास बहुत सारे फौजियों का फोन आया, मैं हैरान था।
लद्दाख से लेके कश्मीर तक पता नहीं कहां कहां से नंबर ढूंढ कर उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि आपने हमारा दर्द साझा किया, हम फौज में हैं, देश के लिए मर सकते हैं। फौज के चैनल, फौजी आपका चैनल देखते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। फौज के अच्छा। फॉलोअर्स आपके बड़े हैं इसमें, क्योंकि फौजी क्या होता है ना, जो पॉइंट आप देख रहा है बेचारा बोल नहीं सकता, कोई एक आदमी बोल रहा है तो इंटरनल लेवल पे तो लोग एक दूसरे को देते रहते हैं। मैंने भी देखे कई सारे कमेंट्स, मेरे को भी कई सारे फोन आए उसके बाद से, तो अरे वाह, लोग, मुझे और उसी से हिम्मत बढ़ती है आपकी कि एटलीस्ट हाँ, मैं गलत नहीं जा रहा। जब बिल्कुल आपको ठीक बात है। ऑफिसर्स जवान सबके फोन आते हैं तो एक चीज ये लगती है कि मैं गलत नहीं, अदरवाइज बिल्कुल ये, मैं कोई ऐसा नहीं एक्सेप्ट मेंटेलिटी। अगर कोई मुझे तर्क दे करके समझाता है कि नहीं देखो तुम यहाँ पे गलत हो, तो हमारा मानना है, अगर हम विचारधारा वाला, हमारे इंटेलिजेंस यही है ना कि हम बैठे हुए, अगर या तो मैं आपको कन्विंस कर लूं या आप मुझे कन्विंस कर लें, ठीक बात, और कन्विंस करने में हम दोनों का राष्ट्र प्रेम एक जगह रहता है। आप बिल्कुल मुझे सही है। बताइए कैसे राष्ट्र की तरफ जा रहा हो, कैसे हमारे नवयुवकों को ये सही है, आप कन्विंस करिए। आप क्या कर रहे हैं, हमें कन्विंस नहीं कर रहे हैं, और जो हमारे क्वेश्चन है उसका आंसर भी नहीं दे रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि यार तुम देश विरोधी, बहुत बढ़िया हो ये गया। देश विरोधी तो ये खैर कम बोलते हैं, बट ये इस तरह का एक सेट बिल्कुल करना ठीक स्टार्ट कर देते हैं कि मैंने भाई मैंने माइंडसेट तो तैयार। ये मैंने तो ये सवाल उठाया बार-बार अपने फोरम पे। आप कह रहे हो कि हम इतना पैसा नहीं है कि हम फौज में भर्ती करें, उनको पेंशन दे दें। इस ना ना देश में ना, पैसे की बात ही नहीं की इन्होंने। हाईकोर्ट में एफिडेविट में बोला है मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने एफिडेविट में दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या समस्या है? लेकिन अब वही मुझे नहीं समझ में आया कि भाई जब फाइनेंशियली आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो आप? हाँ, इन्होंने एफिडेविट में बोला है। शुरुआत में तो यही आया कि पैसा तो मैंने कहा एक दो बार कि आप एक संसद के होते हुए भी नई हजारों करोड़ की नई संसद बना दे रहे हो। प्रधानमंत्री जी के लिए हजारों करोड़ का एक नया जहाज आ रहा है, कोई जरूरत नहीं है। मंत्रियों की तनख्वाह पेंशन बढ़ती जा रही है। एक विधायक पेंशन लेता है, दोबारा चुन जाता है, फिर डबल पेंशन लेता है। आपको फौजियों के आप बाद ये पेंशन। बताइए, देश में आज रिवॉल्यूशन और देश में आज चेंज किसको करना? देश में पॉलिटिशियन की माइंडसेट को चेंज करना है, देश में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को चेंज करना है, देश में पुलिस सर्विसेज को चेंज करना है। यहाँ एक्सपेरिमेंट चाहिए। यहाँ आप क्यों नहीं शॉर्ट सर्विस पे लेके आते हैं बंदे? आप देखो कितने मैटर्स आपके लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। क्यों लिटिगेशन में फंसे हुए हैं? क्योंकि आपके कई सारे मुकदमे नीचे लेवल पे हैं। आपने एक ऐसा फोरम बना रखा है, आप सीआरपीसी में अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं। सीआरपीसी में अमेंडमेंट करके आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सबकी पकड़ने की पावर एक एजेंसी को दे दी है। आपको बाहर के हिसाब से चलना है ना, आप यूएस सिस्टम फॉलो कीजिए, प्रोसिक्यूशन को अलग बनाइए, पुलिस को अलग रखिए। आप देखिए आपके मैटर्स कैसे गिरेंगे। आपके कितने फर्जी मुकदमे पड़े हुए हैं, और पेंडेंसी स्टेज क्यों आगे बढ़ रही है? क्योंकि आपने इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव पे आज भी कोई बंदा पुलिस वाले के पास नहीं जाता। पब्लिक सर्वेंट आर सर्वेंट, पब्लिक इज आर द मास्टर, एवरीबडी इज पब्लिक जो है मास्टर है। अगर पब्लिक मास्टर है तो पब्लिक की बात सुनो ना भाई आप। और पब्लिक मास्टर है लेकिन एजुकेटेड नहीं है, तो डर है, क्योंकि सिस्टम ऐसा बन गया है कि ये बंदा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसको डांट देंगे, भगा देंगे। अगर अमीर आदमी है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो वो थोड़ा बैठ जाएगा। अदरवाइज ये सब सिस्टम है जहां पे पब्लिक, आप जिस दिन डेमोक्रेसी में हमारे देश के हर एक रिक्शे वाले से लेके हर एक गरीब बंदे को ये पता लग जाए कि ये कानून है, आर्टिकल 14 जो है हमें भी उतनी आजादी देता है जितना लोगों को देता है, कानून की एप्लीकेबिलिटी मेरे भी है, मैं भी जाके क्वेश्चन पूछ सकता हूँ एसएचओ से या किसी से भी, या किसी आईएएस ऑफिसर से, या किसी भी फौजी आदमी से अगर उस महकमे में काम कर रहा है। अगर ये सब उनको राइट्स अगर पता लगे, इस पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं हम? जागरूकता संविधान पे क्यों नहीं फैला रहे हैं? बजाय उसके धर्म की बात पे कर लेते हैं। अभी तो मतलब एक मान्यता आ गई है, मैं यार इस देश में सेकुलर आदमी, सेकुलर बोलने लगे हैं वर्ड को, सेकुलर को यू आर सेकुलर, बड़ा अलग अलग सा टर्म्स है। महात्मा गांधी जी को क्या बोलने लगे हैं, व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज अपना चल रही है, नेहरू जी को गालियां, गोडसे हीरो बन गया। ये कौन से देश में हम किस तरफ जा रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या देंगे? हमें हंस के मिल के रहना है सारे धर्म के लोगों को इसी देश में। एक फौज में मैंने कई बार बोला था, अगर आप असली हिंदू हो तो आप कभी नहीं जाओगे। भगवान के ऊपर विश्वास करते हो, करो विश्वास। आप भगवान के ऊपर विश्वास करते हो तो भगवान को ले लेने दो जो करना है। आप तो इंसानियत की पाठ पढ़ाओ ना। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पे विचार करना चाहिए, ना कि एक्सपेरिमेंट जो बिल्कुल सबसे सेट आपकी चीजें हैं उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो मुझे जवाब है जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मुझे दर्द ये हुआ कि मुझे याद आया कि 2014 से पहले घूम घूम के प्रधानमंत्री जी ने रैलियों में कहा था कि हमारे एक बहादुर हेमराज का सिर पाकिस्तान काट के ले गया है, हम उस सिर को वापस लाएंगे। बताइए आपका वोट इसके लिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और मेरे दिल से भी, अंदर से भी बहुत अच्छा ये लगा कि मुझे सही बात है, हमारे शहीद को अगर सिर काट के ले गया पाकिस्तान तो हमें इसका बदला लेना चाहिए, अपने शहीद को एक सम्मान के साथ उसका सिर वापस लाना चाहिए। लेकिन हैरानी ये हुई कि जब शपथ ली तो हेमराज की जगह प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद आमंत्रित थे। उसके बाद हेमराज का नाम ही नहीं लिया गया।
अब अगर मैं ये बात उठाता हूँ, ये सवाल पूछता हूँ, तो मैं राजद्रोही कैसे हो गया? मैं तो सेना के एक जवान की बात कर रहा हूँ, उसके दर्द की बात कर रहा हूँ। कैसे हमारे फौजी का सिर वापस नहीं आएगा? क्यों हम अब हमारा प्रधानमंत्री वो देश में चला जाएगा? ये सवाल उठाना कहाँ से देशद्रोही हो गया? क्या फौज, मैंने जब ये बात कही तो बहुत सारे फौजियों ने मुझे फोन किया, ये कहा कि हम रो पड़े सुन के। सही बात है, हम यमराज की जगह हम भी हो सकते थे। ऐसी बातें नेता करते हैं, फौज को लेके करते हैं। क्या ये फौज की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं है? आप ये देखिए, हेमराज का आपने 2004 का एग्जाम्पल दिया। आप ये देखिए जो अभी राजौरी में हुआ, जहाँ पे हमारे 2 सोल्जर्स के सर काट के ले गए, 4 लोगों को बहुत बेरहमी से मारा, कितने लोग इंजर्ड। और जब पकड़ा गया वो बंदा, पकड़ने के भाई मिलिट्री ऑपरेशन ही नहीं मालूम है लोगों को कि होता क्या है। मिलिट्री ऑपरेशन में आकर के आप सिविल वाला तो क्यों रखा है मिलिट्री को? मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, बंदों के सर काट के ले गए, हमें ऊपर एम्बुश हुआ, सिविलियन वहां के इन्वॉल्व है, सबने उसमें सबूत देखा, कन्फेशन हुआ, कन्फेशन में बंदे को पकड़ा जा रहा है, कस्टडी में डेथ हो गई, तो कस्टडी में डेथ का वो बता दिया कि भाई इन्होंने मारा है। ये तो ऑपरेशन का पार्ट है। फौज की अगर इंटरफेरेंस ऐसे करेंगे तो फिर कुछ मिलना नहीं है। यहाँ पे फौजी ऑपरेशंस में आंखें बंद करनी चाहिए जब देश की सुरक्षा का मामला हो। दोनों की आज तक सर नहीं मिले हैं, इस पे कोई टिप्पणी या कोई कहीं से गवर्नमेंट ने भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला किसी ने, फैमिलीज भी शांत है। अब ये मुद्दे जो है जो मैंने उठाए हैं, जब मैं इन पे बात करता हूं तो लोगों को समझ में नहीं आता कि आज ऑफिसर और जवानों के ऊपर एक्शन हो रहा है। किन ऑफिसर जवानों के ऊपर जिनका कोई उद्देश्य नहीं था, वो वहां पे अपना काम कर रहे हैं, वहां पे आने के बाद उनके ऊपर एम्बुश होता है, उनके बंदे मार दिए जाते हैं, उन्हीं के सर को काट के फुटबॉल बना करके एक वीडियो रिलीज करते हैं मिलिटेंट। लोकल बंदा देखा जाता है, जो बंदा मरा है वो उसका नाम भी लेता है कस्टडी में कि ये बंदा था। बंदों का एक गुस्सा आता है, भाई प्रोवोकेशन है, ये जो प्रोवोकेशन होता है बंदों का, ऐसे ही बंदे चाहिए। किसी का आपका साथी का सर कटा हुआ है और आप बैठे रहोगे ऐसे हाथ पे हाथ धरे हुए, ये कौन सा तरीका है? और आप फिर आके इंक्वायरी सिस्टम करके बोलते हैं आपने ये नहीं देखा, आपने वो नहीं देखा। तो भैया जो आर्मी का जो तरीका है ऑपरेशन का, उसमें तो पहले इंटरफेरेंस ना करिए। और दूसरा, गवर्नमेंट का जाके उनकी नौकरी दे देना, सब कुछ कर देना, पहले ही डिक्लेयर कर दिया। जाहिर बात है जब एक मंत्री जी वहां जाकर के काम कर रहे हैं ऑपरेशन के जस्ट दूसरे दिन बाद, और उसके बाद चेक और उनको नौकरी दे रहे हैं, क्या मोरल रहेगा? और जो बाकी सीनियर है जो इंक्वायरी कर रहे हैं, उसको अफेक्ट नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन को कि कहीं मैंने ये कर दिया तो कहीं उल्टा ना हो जाए मेरे ऊपर एक्शन? आप क्या सेट कर रहे हैं? इलेक्शन टाइम है तो आप कुछ भी कर लेंगे, कुछ चीजें बुरी लगती हैं। गवर्नमेंट चाहे जो हो किसी की भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको सुरक्षा ये फौज दे रही है तो उसका मोरल भी आपको देखना है। कोलेटरल डैमेज हर जगह होता है, आप कोलेटरल डैमेज देखिए। फौज डेटरेंट होगी, फौज आपके पुलिस के हिसाब से काम नहीं करेगी, और तब डेटरेंट और होगी जब उसके बंदे मरेंगे उसके सामने। विद इन 24 आवर्स बंदे का सर कटा है, बंदे पकड़े गए हैं उनके नाम से कि ये बंदे एक्सफिल्ट्रेट करा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट करा रहे हैं। उन 3 बंदों को पकड़ के उन्होंने कबूला, कबूलने के बाद उस पे हाथ, जो भी हुआ बंदों का हाथ चला, जाओ जो हुआ उस पर कमेंट नहीं कर सकते हम, इंक्वायरी का काम है। लेकिन अगर उनकी डेथ उस हालत में हुई तो एटलीस्ट ऑपरेशन तो कंक्लूड नहीं माना जाएगा ना, वो तो ऑपरेशन का ही पार्ट है। ऑपरेशन आपने कंक्लूड कर दिया पहले से। जब ऑपरेशन में सर नहीं मिले, मेरे बंदे ढूंढ रहे हैं, सर नहीं मिले आज तक। बताइए, हम फैमिली नहीं, और कहीं जिक्र और नहीं है हेमराज के लिए आपने इतना बड़ा बवाल किया। अभी ये जो 2 कांड हुए हैं, इसका सर, इस पे कोई यहाँ जिक्र देश नहीं। का राज्यपाल बोल रहा है कि ये पुलवामा में ये हुआ, उस पर कोई एक्शन नहीं। या तो आप इंक्वायरी कराते हैं, कुछ करते हैं, कोई एक्शन नहीं, वो भी देश विरोधी हो गए सारे धीरे धीरे। तो आप अगर अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते हैं तो आप सामने आइए ना, बोलिए। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते प्रधानमंत्री हमारे, वो मुझे थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लगता। आप अपने एक, मैंने कॉन्फ्रेंस देखी थी अभी, ये इंडिया टुडे की थी, क्या थी मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं एज ए नागरिक बोल रहा हूँ, वो लग रहा था मुझे रैली है पॉलिटिकल। हाँ, मुझे वो पत्रकार को भी देख करके हंसी आ रही थी, किस तरह के पत्रकार है, दे डोंट हैव गट्स ओनली। अरे द सिस्टम इज गोइंग बैड, मीडिया हाउसेस दे हैव नो गट्स नाउ टुडे। जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म स्टार्ट कर दिए उन्होंने। बात करते हैं किसको बुलाना है, कोई बोल रहा होगा तो उसको चुप करा दो, उससे बात नहीं करने दो, आगे पॉइंट्स नहीं उठाने दो। आपने मजाक बना रखा है पब्लिक को। ये आने वाले टाइम में जितने नेशनल मीडिया हैं सब चले जाएंगे अगर आप सच का साथ नहीं दे सकते। आपने कॉर्पोरेट, मैं तो कह रहा हूँ लाइसेंस इनके रद्द होने चाहिए। आप रिपोर्टिंग कैसे कर रहे हैं? आपके कुछ तो कहीं तो कुछ रखिए। क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं, उसके आंसर्स क्यों नहीं दे रहे आप? जस्ट यू नो व्हाट इज हैपनिंग। जर्नलिस्ट आकर के जस्टिफाई कर, भाई आर यू पार्ट ऑफ द पार्टी? आप आके जस्टिफाई कर रहे हो और नहीं हो रहा है, वो बंदा नहीं बोल पा रहा तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। खैर इस पे नहीं जाते, मुद्दा अलग है। यहाँ पे मैं जब सर की बात कर रहा था तो उसके बाद में आप देखिए
ऑपरेशंस में कितने सारे बंदे, 24-25 बंदे मर चुके हैं उस ऑपरेशन में, उस इलाके में, रजौरी वाले उस एरिया में। कोई हमारे बंदों की मौत का ना कुछ हिसाब नहीं है, वो ऐसे ही है गाजर मूली की तरह कटने के लिए। उसके लिए कोई बोलचोल नहीं है, ना ही कोई उनको ऑर्डर पास करना है, नहीं। लेकिन उसके बाद जहाँ पे एक बंदा जो कि मतलब दिखाया है उसमें फौज की कन्फेशंस है, मैंने वो भी पहले हाईलाइट किए थे। लेकिन बस बड़ा जहाँ दुख पे होता है। 370 हट गई और सब मेरी फौज पर्सनल नहीं है, ये देश की आर्मी है। मोरल डाउन करना है करिए, लेकिन ये सारे के सारे इतिहास में ना याद रखे जाएंगे। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, वतन रहेगा, यहाँ के लोग रहेंगे, ये चीजें याद रहेंगी, कोई नहीं भूलेगा। तो ये ऐसे बस यही है कि आप ऑर्गन्स को टच मत कीजिए। कोई भी गवर्नमेंट होती है ना, डेमोक्रेसी के जो मेन वाइटल ऑर्गन्स है उसको टच नहीं करते। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हम सब देख रहे हैं न्यूज में क्या हो रहा है, हम सब सामने देख रहे हैं क्या हो रहा है, कौन बंदा कहाँ से पार्टी ज्वाइन कर रहा है पॉलिटिकल, कौन बंदा रिटायरमेंट के बाद में एक अच्छी पोस्ट लेके जा रहा है। आपके खुद के आइडियोलॉजी जो थी आपकी पार्टी की वो भी चेंज हो रही है। अभी मैं पार्टी बोलूंगा तो बोलेंगे एंटी बीजेपी है। अरे भैया, मैं एंटी बीजेपी भी नहीं हूँ, एंटी कांग्रेस भी नहीं हूँ। ओनली थिंग इज दैट कि अपने लोगों को सुधार लीजिए, वोट हम भी देते हैं। और हर एक इंसान, नागरिक आज की डेट में एवरीबडी इज अकाउंटेबल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एंड एनीथिंग विच इज अफेक्टिंग द नेशन। कोई अगर आप शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं, तो आप देश के साथ गद्दारी करें। मेरे हिसाब से तो गद्दार आदमी है जो भी अपने, चाहे वो पत्रकार है वो भी गद्दार, अगर वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है वो गद्दार है देश का, और वो आएगा सामने। कोई बंदा अगर कोई बड़ी चीज छुपा रहा है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, एज ए जर्नलिस्ट का वो लगा के सारे फेवर ले रहा है और वो काम नहीं कर रहा है, वो भी गद्दार। और ऐसे गद्दारों को देश में कोई नहीं बख्शेगा। कई अभी ये जो जिस तरह से ये मोनार्की और जिस हिसाब से एक साइडेड वो चल रहा है ना, हर ऑर्गन्स को पकड़ करके कहीं से भी कुछ कर लो, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतना बड़ा मुद्दा है जिसपे किसी पत्रकार ने खुल के बहस नहीं की। कौन सा मुद्दा? सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। आपने कानून चेंज कर दिया, कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सबको मालूम है एक ही पार्टी का है, 2:1 आने का पोजीशन, किसको उल्लू बना रहे हैं आप? सही बात है। ये कौन सा मतलब निष्पक्ष आप? अरे हम मतलब इसके लिए भी बताएंगे कि आप मतलब इसके लिए भी कानून की जरूरत है। अच्छा खासा कानून चल रहा था, कुछ गलत तो हुआ नहीं इलेक्शन कमिश्नर, क्या ऐसी गलत, क्या ऐसा डर आ गया आपको कि आपने इसको चेंज कर लिया? और कोई बोल नहीं रहा है क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है। हमारे बंदों के सर कटे हैं, मैं जब ऐसे बात कर रहा था, अपने फौजियों को नहीं मालूम है कहीं से कि हमारे 2 बंदों के सर कटे हैं, वापस नहीं आए। कौन करेगा ही? पहले तो आपने खूब हेमराज का निकाला था, देश रो रहा है, आप पूरे के पूरे लगे हुए थे, आज कहाँ गए सारे के सारे पत्रकार? तो आपसे मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि ठीक है अभी आप वैसे चल रहे हैं, जिस दिन आप चेंज हो जाएंगे आपसे भी बात नहीं करूंगा मैं। लेकिन ये है, ये अपनी एक ही बार जिंदगी मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। और अगर किसी को पैसे मिल रहे हैं अच्छे, तो यार ये तो सभी को मालूम है कि आदमी की 2 रोटी की भूख है, यहाँ पे कई लोग सब छोड़ के गए। थोड़ा सा इंसानियत ले आओ, और ठीक है यार 1 रोटी कम खा लो। रवीश कुमार जैसा आदमी, उसको भी नेशनल वो बना दिया, अच्छा बोलने वाला साहब। तो अभी किस किस को बोलोगे आप? कन्हैया की चार्जशीट अभी तक नहीं आई है। मैं तो उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जिनको मैं देख रहा था कि भाई ये अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं बनी। सही बात। राहुल गांधी को आपने अलग बना दिया, तो अपोजिशन कहाँ से? हर एक जगह आइडियोलॉजी बड़ी अच्छी थी। अटल बिहारी वाजपेयी कितने बढ़िया लीडर थे, क्या निष्पक्ष करके बोलते थे, सुनने वाला। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं इस पार्टी में, कांग्रेस में भी अच्छे लीडर्स हैं, हर एक पार्टी में अच्छे लीडर्स। इनको चाहिए मिलके, अगर कोई आपका नहीं लीडर आ रहा है तो आप दूसरे से भी लीजिए। हमारे देश में, हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब मेरे पास 5 काबिल हैं और मुझे मालूम है विरोध में 3 काबिल है। एक अच्छा लीडर जो देश की भलाई चाहता है, उसका विजन होता है, वो यही करेगा। आप क्या कर रहे हैं? आप एक्टर को दे रहे हैं जिसको कोई इंटीग्रिटी नहीं है। आप देखो, आप लीडर किसको चुन रहे हैं? कंगना राउत ने कहा है अभी जी, कंगना राउत ने कल परसों बयान वायरल हो रहा है, वो कह रही है कि देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। ऐसे आदमी को एमपी का टिकट मिल रहा है। अरे और भी लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, कोई गुंडा है बहुत बड़ा, किसी का कोई बाहुबली आदमी है, कोई आदमी पैसे से मजबूत है। अरे भाई, नेशन के लिए पढ़े लिखे आदमी, नए लड़के चाहिए जिनके अंदर विजन हो, ईमानदारी हो, देश प्रेम हो, ना कि अपॉर्चुनिस्ट। वो आदमी जो दूसरी पार्टी से आकर के किसी पार्टी में जा रहा है, उसका क्या स्टैंड होना चाहिए? आज तक मैं एक पार्टी का गुणगान गा रहा हूँ, एकदम से मेरा माइंडसेट चेंज हो गया, मैं दूसरी पार्टी में आ गया, उसको मंत्री भी बना दिया आप। तो हमारे देश की पॉलिटिक्स जो है ना, मैं सभी में बोलता हूँ, यहाँ पे खोट वही है जो नेशनल लीडरशिप देख रहा है। बंदे को देखो, अपना मिल के काम कर लो। अरे बहुजन समाज पार्टी का कोई बढ़िया लीडर है, उसको आमंत्रित करो मंत्री बनने के लिए।
ये कोई किया बात नहीं। अमित जी, ये किया मोदी जी ने। कांग्रेस के जितने करप्ट नेता थे जिनको ईडी इनकम टैक्स के नोटिस थे, उन सबको बीजेपी में लिया है। ये किया उन्होंने कि सारे करप्ट ये तो वॉशिंग मशीन, मैंने भी वीडियो देखा था, लेकिन उसका आंसर नहीं आया अभी तक। एवरीबडी इज वॉचिंग है, कोई आप देश में देखिए छुपा ना नहीं है कुछ भी। अमित जी, देश का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड, उस पर चर्चा ही नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का चर्चा नहीं है, और उसका जस्टिफिकेशन, चर्चा छोड़ दीजिए आप। व्हेन यू ट्राई टू जस्टिफाई अ रॉन्ग डूइंग, अरे टेंडर आप उसको दे रहे हो, एक सुप्रीम कोर्ट के जज पकड़ रहे हैं कि मेरा मुनाफा 1 रुपए का है और मैं 100 रुपए दे रहा हूं किसी को, ये कैसे हो सकता है भाई? आपके पॉलिसी के खिलाफ है इलेक्टोरल बॉन्ड के। हम लोग क्या इडियट, हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई चर्चा नहीं है। तो एक आदमी, देश के बहुत बड़े नेता हैं, वो बैठते हैं बोलते हैं 45% हमें मिला है, बाकी का उनको। मुझे तो सही में या तो मैथमेटिक्स खराब है या कैलकुलेशन खराब है। इन बंदों के हाथ में देश की डोर है, इन बंदों के हाथ में। कम से कम पढ़े लिखे लड़के ले लो यार। मेरे को केवल ये चाहिए कि आप देश को रिप्रेजेंट करने वाले बंदे सिलेक्ट करके अपने लीडर्स बनाओ। और कोई भी बंदा अगर ऐसे किसी को ले रहा है, कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, मैक्सिमम तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आप देखो, हमारे यहाँ मालूम है, हमारे यहाँ बाबा कल्चर है। हम लोग, आप माने चाहे ना माने, हम इंसानियत में नहीं चलते। हमें गाइड, हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। हम कभी भी अपने पेरेंट्स की पेरेंटल वैल्यू पे नहीं चलते। हमें ये लगता है कि हाँ ये बाबा अच्छा है, वो बाबा भले सन्यास छोड़ करके सारे भोग ले रहा होगा, और वो बैठ करके पूरा बैठा के सबको उल्लू बनाएगा। कोई बैठा होगा बोलेगा कि भाई ये मुझे इनका वो मालूम है, भविष्य मालूम है भाई, रॉ एजेंसी ज्वाइन, कई सारे ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा, बुरा लग जाएगा लोगों को। सभी धर्म में, एक धर्म नहीं, सभी धर्मों में। तो जब हमारी पब्लिक इसी में बैठ के टाइम वेस्ट करेगी, तो कब अपने बच्चों को सिखाएगी, कब खुद सीखेंगे? इंसानियत अगर रखिए आप, सच्चाई की बात पे चले। भगवान आप मानते हैं, हम भी मानते हैं, बट उसके ऊपर फॉलो कीजिए। भगवान की लड़ाई भगवान को लड़ लेंगे। अगर इतने बड़े विश्वास है तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। यहाँ तो खुद ही तलवार लेके पहुंच जाते हैं मजे की काटने बात के ये लिए। है अमित जी, मजे की बात ये है, जितने नेता होते हैं बड़े बड़े, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वहीं सेटल हो जाए, नौकरी करते हैं, और यहाँ के बच्चों को कहते हैं मंदिर मस्जिद पे चढ़ जाओ, झंडे फहराओ। लेकिन एक बात बताइए, इनकी आंखें कौन खोलेगा? पब्लिक की आंखें हम कितनी बार खोलें? ये क्या बेवकूफ है? इनको सब मालूम है फायदा नुकसान। और अगर कोई देश इनके हिसाब से गलत जगह जाता है, गलत हाथों में, तो इनका बनता है, इनको झेलना चाहिए इस चीज के। मेरे हिसाब से तो आप फिर दोष नहीं दे सकते कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। गवर्नमेंट आप ही लाने वाले। और मेरे हिसाब से तो जब भी कोई, चाहे वो बीजेपी आए कांग्रेस आए, सपोर्ट चाहिए होगा गवर्नमेंट को, मैं सपोर्ट करूंगा। उसका रीजन है सही चीजों पे, गलत चीजों में नहीं। गलत चीजों में क्वेश्चन पूछूंगा और आपको सामने लेके आऊंगा और आपके खिलाफ जाऊंगा, लेकिन सही चीज होगी साफ सपोर्ट करूंगा मैं। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं एक फौजी अफसर के होते हुए, वो सराहनीय है, दिल से सलाम। और बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने इतना समय दिया, इतनी सारी खुल के बात करी। जय हिंद। जय हिंद। आपको भी थैंक यू कॉलिंग मी संजय भाई, थैंक यू। तो ये थे अमित कुमार जी, आपने सुना क्या शानदार बातें की हैं। फौज हमारी देश की आन है, बान है, शान है, हमारा स्वाभिमान है। भारत की फौज हमारा गर्व है। मुझे बताइएगा ये बातचीत आपको कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।